जय हिंद बच्चों, आज हम कक्षा 11 का अध्याय 5 खनिज और शैल पढ़ेंगे। बच्चों, हमारी पृथ्वी जो है पूरी तरह खनिजों से बनी हुई है और चट्टानों से बनी हुई है। इस अध्याय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि शैल क्या है और ये कैसे बनती है, इनकी विशेषताएं क्या होती है, शैलों का निर्माण और उनका वर्गीकरण पढ़ेंगे तथा शैली चक्र क्या है, यह हमें यहाँ पर विस्तार में पढ़ेंगे। तो बच्चों, पृथ्वी जो है वो विभिन्न तत्वों से बनी हुई है। इसकी बाहरी परत में ये तत्व ठोस रूप में और आंतरिक परत में ये गर्म एवं पिघली अवस्था में पाए जाते हैं, जिसे हम लावा या मैग्मा कहते हैं। पृथ्वी के संपूर्ण प्रॉपर्टी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों जैसे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम तथा मैग्नीशियम से बना हुआ है। और शेष जो भाग है वो है टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकिल और अन्य पदार्थों से बना हुआ है। अगर हम देखें तो हमारे इन पदार्थों में ऑक्सीजन जो है वो 46% के करीब है और सिलिकॉन 27.72% है, एल्यूमिनियम 8.13% है, लोह 5% है, कैल्शियम 3.63% है, सोडियम 2.83% है, पोटेशियम 2.59 है, मैग्नीशियम 2.9 और अन्य तत्व जो है वो 1.41 है। ये इस प्रकार हमारे धरातल पर पाए जाते हैं। भूप्रॉपर्टी जो पृथ्वी का ऊपरी धरातल है उस पर पाए जाने वाले तत्व प्रायः अलग अलग नहीं मिलते हैं, बल्कि ये सामान्यतः एक दूसरे के साथ मिलते हैं। उन्हें शुद्ध कर हम इन्हें अलग करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि खनिज एक ऐसा प्राकृतिक कार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्व है जिसमें एक क्रमबद्ध परमाणिक संरचना, निश्चितता, रासायनिक संगठन तथा भौतिक गुणधर्म होते हैं। खनिज का निर्माण 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर होता है, लेकिन कभी कभी सल्फर, तांबा, चांदी, सोना, ग्रेफाइट जैसे एक तत्वीय खनिज भी हमारे धरातल पर पाए जाते हैं। ये सभी पदार्थ मिलकर जो है विभिन्न पदार्थों का निर्माण करता है और इन्हीं पदार्थों को हम खनिजों का नाम देते हैं। यद्यपि स्थल मंडल का निर्माण करने वाले तत्वों की संख्या बहुत ही कम है, लेकिन आपस में उनका संयोजन विभिन्न तरीकों से होता है, जिससे खनिजों की अनेक किस्में बनती है। धरातल पर कम से कम 2000 प्रकार के खनिजों को पहचाना गया है अब तक और उनको नाम भी दिया गया है, लेकिन इनमें से सामान्यतः उपलब्ध लगभग सभी पदार्थ 6 प्रमुख खनिज समूह से संबंधित होते हैं, जिनको शैलों के निर्माण करने वाले प्रमुख खनिज माना गया है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाए जाने वाला मैग्मा ही सभी खनिजों का मूल स्रोत है। ज्वालामुखी के समय धरातल पर न आके कहीं दरारों में फंस जाता है तो ठंडा होने पर वो विभिन्न प्रकार की चट्टानों और खनिजों के रूप में बदल जाता है। हर खनिजों की बच्चों कुछ विशेषताएं होती है, भौतिक विशेषताएं होती है। पहला तो ये इनका क्रिस्टल का बाहरी रूप कैसा होता है, ये अणुओं की आंतरिक व्यवस्था द्वारा तय होता है। ये घनाकार, अष्टभुजाकार, षष्ठभुजाकार या प्रिज्म आदि प्रकार के होते हैं। विदलन सापेक्षित रूप से समतल सतह बनाने के लिए निश्चित दिशा में टूटने की प्रवृत्ति अणुओं की आंतरिक व्यवस्था का परिणाम। एक या कई दिशा में एक दूसरे से कोई भी कोण बनाकर टूट सकते हैं। कोई षटकोणीय होता है, कोई अष्टकोणीय होता है, इस प्रकार ये टूट सकते हैं। विभंजन अणुओं की आंतरिक व्यवस्था इतनी जटिल होती है कि अणुओं का कोई तल नहीं होता है। क्रिस्टल विदलन तल के अनुसार नहीं बल्कि अनियमित रूप से टूटता है। चमक रंग के बिना किसी भी पदार्थ की चमक, प्रत्येक खनिज की अपनी चमक होती है, जैसे मेटेलिक, रेशमी, ग्लॉसी आदि। हर एक जो खनिज होता है वो अलग अलग प्रकार से चमकता है। रंग कुछ खनिजों के रंग है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं और उनकी अशुद्धियों के कारण भी इनमें रंग में परिवर्तन होते हैं। जब इन्हें शुद्ध किया जाता है तो इनके रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। धारियाँ कुछ ऐसे खनिज होते हैं जिन पर बहुत सारी धारियाँ होती है। बैंगनी, हरी और नीली तरह की धारियाँ होती है। इन धारियों के आधार पर इनको पहचाना जा सकता है। पारदर्शिता
कुछ खनिज जो होते हैं वो पारदर्शी होते हैं, जिन्हें हम सामने से लेकर पीछे तक या हम उसके आर पार आसानी से देख सकते हैं। संरचना, प्रत्येक क्रिस्टल की विशेष व्यवस्था होती है। कुछ महीन होते हैं, कुछ दरदरे होते हैं, कुछ खुरदुरे होते हैं। इस प्रकार खनिजों की जो है संरचना अलग अलग प्रकार की होती है। कठोरता, खनिज सापेक्षित प्रतिरूप के रूप में ये खनिज अलग अलग प्रकार के कठोर होते हैं। टैक्स, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइड, एथिटाइट, ये खनिज जो है अलग तरह के होते हैं। ये और खनिजों की तुलना में थोड़े कठोर मात्रा में होते हैं। सापेक्षिक भार भी, सभी खनिजों का सापेक्षिक भार भी अलग अलग होता है। जब मैग्मा ठंडा होने लगता है तो उसके क्रिस्टल बनने लगते हैं, दाने दाने, और इस प्रक्रिया में जैसे मैग्मा ठंडा होकर ठोस शैल बनने लगता है और खनिजों की श्रृंखला का निर्माण होने लगता है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे खनिज कार्बनिक पदार्थ है तथा ये क्रमशः ठोस, तरल एवं गैस के रूप में हमें मिलते हैं या धरातल पे पाए जाते हैं। कुछ प्रमुख खनिज है जिनकी अलग विशेषताएं होती है। हम सबसे पहले पढ़ते हैं फेल्डस्पर। सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन सभी फेल्डस्परों की उपस्थित होते हैं इनमें, सिलिकॉन में भी और ऑक्सीजन में, जबकि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि तत्व भिन्न भिन्न फेल्डस्पर में शामिल रहते हैं। पृथ्वी की प्रॉपर्टी का आधा भाग फेल्डस्पर से बना हुआ है। इसका रंग हल्का क्रीम से लेके हल्के गुलाबी तक होता है। चीनी मिट्टी के बर्तन तथा कांच बनाने में इसका अधिक उपयोग किया जाता है। क्वार्ट्ज, ये रेत एवं ग्रेनाइट का प्रमुख घटक है। इसमें सिलिका होता है। यह एक कठोर खनिज है तथा पानी में सर्वथा अघुलनशील होता है। यह श्वेत या रंगहीन होता है। इसका उपयोग हम रेडियो या रडार में करते हैं। ग्रेनाइट का एक महत्वपूर्ण घटक भी है। पाइरोक्सिन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन तथा सिलिका इसमें शामिल है। पृथ्वी के भूपृष्ठ का 10% हिस्सा पाइरोक्सिन से बना हुआ है। सामान्यतः यह उल्कापिंड में पाया जाता है और इसका रंग हरा अथवा काला होता है। एल्फीबोल, एम्फीबोल के प्रमुख तत्व एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, लौह, मैग्नीशियम है। इनसे पृथ्वी के भूपृष्ठ का 7% भाग निर्मित है। ये हरे और काले रंग के होते हैं। इसका उपयोग एस्बेस्टस शीट बनाने के उद्योग में किया जाता है। हॉर्नब्लैंड भी एम्फीबोल का एक ही प्रकार होता है। माइका, इसमें बच्चों पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लोहा, सिलिका आदि निहित होता है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी में इसका 4% अंश होता है। ये सामान्यतः आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों में पाया जाता है। जो सबसे प्राचीन चट्टानें आग्नेय उसमें और जो मेटामॉर्फिक रॉक है उसमें ये मुख्यतः पाया जाता है। ये विद्युत उपकरणों में इसका बहुत अधिक उपयोग किया जाता है माइका का। आप अपने घर में इलेक्ट्रिक प्रेस या इलेक्ट्रिक का कोई भी सामान अगर खोल के देखेंगे, गीजर या कुछ अगर आपके यहाँ खराब होता है तो उसमें आपको माइका जरूर मिलेगा। ओलिविन, मैग्नीशियम, लौह तथा सिलिका ओलिवियन के प्रमुख तत्व होते हैं। इनका उपयोग आभूषणों में किया जाता है। ये सामान्यतः हरे रंग के क्रिस्टल होते हैं जो प्रायः बेसाल्टिक शैलों में पाए जाते हैं। इन प्रमुख खनिजों के अतिरिक्त शैलों में क्लोराइट, कैल्साइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, बॉक्साइट तथा बैराइट जैसे अन्य खनिज भी कुछ मात्रा में उपस्थित होते हैं। हेमेटाइट जो है वो आप सभी लोग जानते हैं कि लोहे का एक प्रकार है और ये भी एक शैल के रूप में हमें प्राप्त होता है। धात्विक खनिज, इनमें धातु तत्व होते हैं तथा इनको 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है बच्चों। पहला बहुमूल्य धातु जिनमें सोना, चांदी और प्लैटिनियम आते हैं। दूसरा लौह धातु, लौह एक स्टील के निर्माण के लिए उपयोग में लाया जाता है और इसको लोहे में बहुत सारी चीज़ें और धातुएं मिलाई जाती है जिससे इसको थोड़ा सा कठोर व उपयोगी बनाया जाता है। अलोहित धातु, इनमें ताम्र, सीसा, जिंक, टीन, एल्यूमिनियम आदि धातु शामिल होते हैं। अधात्विक खनिज, इनमें धातु के अंश उपस्थित नहीं होते हैं। गंधक, फॉस्फेट, नाइट्रेट अधात्विक खनिज है। सीमेंट अधात्विक खनिजों का ही मिश्रण है। अब जो शैल, चट्टानें, जो प्रॉपर्टी है या धरातल है वो शैलों से बना हुआ है। शैल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। शैल कठोर या नरम या विभिन्न रंगों की हो सकती है, जैसे ग्रेनाइट कठोर है तथा शैलखंडी नरम है। ग्रेबो काला है तो क्वार्ट्जाइट दुधिया सफ़ेद रंग का होता है।
शैलों में खनिज घटकों का कोई निश्चित संगठन नहीं होता है। शैलों में सामान्यतः पाए जाने वाले खनिज पदार्थ फेल्डरव तथा क्वार्ट्जाइट है। शैलों एवं स्थलाकृतियों तथा शैलों एवं मृदा में निकट संबंध होने के कारण भूगोल शास्त्री शैलों को मौलिक ज्ञान होने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब तक हमें मौलिक ज्ञान शैलों के बारे में नहीं होगा तो हम शैलों को पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए शैलों के विभिन्न प्रकार होते हैं। पेट्रोलॉजी शैलों का विज्ञान है। एक पेट्रोशास्त्री शैलों के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करता है, जैसे खनिज की संरचना, बनावट, गठन, स्रोत, प्राप्ति मतलब ये कहाँ पाए जा सकते हैं, स्थान, परिवर्तन एवं दूसरी शैलों के इसके साथ इनका क्या संबंध है, ये सभी हम पेट्रोलॉजी शैलों के विज्ञान में पढ़ते हैं। खनिज एवं शैल जिस भी धरातल पर संचित पदार्थ होते हैं उन सभी संचित पदार्थों में चट्टानें पाई जाती है। यह प्रक्रिया शिली भवन कहलाती है। बहुत से अवसादी शैलों में निक्षेपित परतें शिली भवन के बाद भी अपनी विशेषताएं बनाए रखती है, मन में इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी कारणवश बालुकाश्म शैल जैसे अवसादी शैलों में विभिन्न साद्रता वाली अनेक सतहें होती है। निर्माण पद्धति के आधार पर अवसादी शैलों का वर्गीकरण हम 3 भागों में करते हैं। पहला, यांत्रिकी रूप से निर्मित, उदाहरण बालुकाश्म, पिंडशिला, चूना, प्रशस्तर शैल और वेमुर्दा आदि। कार्बनिक रूप में निर्मित चट्टानें हैं गिजराइट, खड़िया, चूना पत्थर, कोयला आदि। रासायनिक रूप से निर्मित उदाहरणतः श्रृंग प्रस्तर, चूना पत्थर, हैलाइट और पोटाश, ये रासायनिक रूप से निर्मित होते हैं। कायांतरित शैल, कायांतरित का अर्थ है स्वरूप में परिवर्तन। जब अत्यधिक दाब, आयतन और तापमान से चट्टानों का मूल स्वरूप परिवर्तित हो जाता है तो हम उसे कायांतरित या मेटामॉर्फिक चट्टान कहते हैं। यह शैल ताप, आयतन तथा दाब के कारण निर्मित होती है। जब विवर्तनी की प्रक्रिया के कारण शैलें निचले स्तर की ओर बलपूर्वक खिसक जाती है या जब भूपृष्ठ से उठता पिघलता हुआ मैग्मा भूपृष्ठीय शैलों के संपर्क में आता है या जब ऊपरी शैलों के कारण निचली शैलों का अत्यधिक दाब पड़ता है तब इनका कायांतरण हो जाता है, इनका रूप परिवर्तन हो जाता है। और इसी प्रक्रिया को इस कायांतरण प्रक्रिया को ही जिसमें समैंतिक शैलों के पुनः क्रिस्टलीकरण होता है तथा वास्तविक शैलों के पदार्थ पुनः संगठित हो जाते हैं। आप इसका एक उदाहरण देख सकते हैं बच्चों कि आपको देखा होगा कि किसी भी प्लास्टिक की वस्तु को आग के साथ नहीं रखा जाता है, आग के पास नहीं रखा जाता है। लेकिन अगर हम एक प्रयोग करने के लिए किसी प्लास्टिक के डब्बे को अगर हम थोड़ा सा गैस के या जो भी हमारे घर में जलने ईंधन का साधन है उसके पास रखेंगे तो आप देखते हैं कि कुछ ताप के बाद उस डब्बे के आकार में परिवर्तन हो जाएगा। वो धीरे धीरे जो है परिवर्तित हो जाएगा। जो हिस्सा उसके आग के बहुत करीब है वो जो है पिघलने लगेगा या उसके में इसी प्रकार चट्टानों में भी मैग्मा के संपर्क में आने से परिवर्तन होता है और यही कायांतरण, ये परिवर्तन ही मेटामॉर्फिक चट्टान में बदल जाता है। बिना किसी विशेष रासायनिक परिवर्तनों के टूटने या पीसने के कारण वास्तविक शैलों में यांत्रिक व्यवधान एवं उनका पुनः संगठित होना गतिशील कायांतरण कहलाता है। ऊष्मीय कायांतरण के कारण शैलों के पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन एवं पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। ऊष्मीय कायांतरण में 2 प्रकार परिवर्तन होता है। पहला संपर्क के कायांतरण जिसमें केवल वो संपर्क में ही आ पाता है और उसमें परिवर्तन हो जाता है। दूसरा होता है प्रादेशिक कायांतरण जिसमें पूरे प्रदेश पर उसका प्रभाव पड़ता है। संपर्क कायांतरण में शैलें गर्म ऊपर आते हुए मैग्मा एवं लावा के संपर्क में आती है तथा उच्च तापमान के कारण इन शैलों में बदलाव होने लगता है। इनमें थोड़े क्रिस्टलीकरण होने लगता है, छोटे छोटे टुकड़े में ये परिवर्तित होने लगती है। अक्सर शैलों में मैग्मा अथवा लावा के योग से नए पदार्थ उत्पन्न होने लगते हैं। प्रादेशिक कायांतरण में उच्च तापमान तथा दाब अथवा इन दोनों के कारण शैलों में विवर्तनिक दबाव के कारण विकृतियाँ उत्पन्न होती है और जिससे शैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। कायांतरण की प्रक्रिया में शैलों के कुछ कण या खनिज सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। कायांतरित शैलों में खनिज अथवा कणों की इस व्यवस्था को ही पात्रण कहते हैं या रेखांकन भी कहा जाता है।
कभी कभी खनिज या विभिन्न समूहों के कण पतली से मोटी सतह में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि ये हल्के और गहरे रंगों में हमें दिखाई देते हैं। कायांतरित शैलों में ऐसी संरचनाओं को बैंडिंग कहते हैं तथा बैंडिंग प्रदर्शित करने वाली शैलों को बैंडेड शैल भी कहते हैं। कायांतरित होने वाली जो वास्तविक शैलों पर ही कायांतरित शैलों के प्रकार निर्भर करते हैं। वास्तविक शैलें जो होती है वो दो प्रमुख भागों में बांटी जाती है, पत्रित शैल और अपत्रित शैल। ताशमीय या ग्रेनाइट, साइनाइट, स्लेट, शिस्ट, संगमरमर, क्वार्ट्जाइट ये रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं और ये पत्रित शैल भी कहलाती है। शैली चक्र ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। शैल अपने मूल रूप में अधिक समय तक नहीं रहती है। जितने भी हम चट्टानें देखते हैं वो अपने मूल रूप में कभी भी लंबे समय तक नहीं रहती है, या तो टूट फूट जाती है अपक्षय की क्रिया के द्वारा, कमज़ोर चट्टानें और घुल भी सकती है रासायनिक प्रक्रिया के कारण, अन्यथा ये कठोर चट्टानें रहती है तो उनमें लावा के संपर्क में या पृथ्वी की आंतरिक और क्षैतिज और लंबवत गति के कारण भी इनमें परिवर्तन होता रहता है, बल्कि इसमें परिवर्तन हमेशा ही होते रहते हैं। शैली चक्र एक सतत प्रक्रिया है जिसमें पुरानी शैलें जो है वो बदलकर नया रूप ले लेती है। आगन्य शैल प्राथमिक शैल है और ये अन्य अवसादी और कायांतरित शैलों को बनाती है, इनके बाद ही ये शैलें बनती है। प्राथमिक शैल से निर्मित होती है ये। आगन्य शैलों को कायांतरित शैलों में परिवर्तित किया जा सकता है अत्यधिक दाब और ताप के द्वारा। आग्नेय एवं कायांतरित शैलों से प्राप्त अंशों से अवसादी शैलों का निर्माण होता है और अवसादी शैलें अपखंडों में परिवर्तित हो सकती है। ये अपखंड अवसादी शैलों के निर्माण का एक स्रोत हो सकते हैं। निर्मित भूपृष्ठीय शैल आगन्य, कायांतरित और अवसादी प्रत्यावर्तन के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक भाग के नीचे की ओर जा सकती है। भूपृष्ठीय पत्रक के आंशिक अवस्था अथवा पूर्ण भाग संस्करण पत्रक के क्षेत्र में अन्य पत्रक के नीचे चले जाते हैं तथा पृथ्वी के एक आंतरिक भाग में तापमान बदलने के कारण ये पिघलकर मैग्मा में बदल जाते हैं। तो एक साधारण भाषा में आप समझ सकते हैं बच्चों कि आगन्य शैल जब बनती है तो उस पर धरातल पर जितने भी प्राकृतिक तत्व है वो प्रहार करते हैं, उस पर घर्षण करते हैं और उसका चूर्ण के रूप में बदलते जाते हैं अपक्षय की क्रिया के द्वारा। और इस अपक्षय की क्रिया के द्वारा परिवहन और निक्षेपण होता रहता है। लेकिन जब धरातल के अंदर की गतिशीलता क्रियाशील रहती है तो ये मैग्मा के संपर्क में आकर जो है अवसादी शैल के बाद कायांतरित शैल में परिवर्तित होती है। लेकिन जब धरातल के अंदर अत्यधिक उथल पुथल होती है तो यही चट्टान आगन्य फिर मैग्मा के संपर्क में जाकर मैग्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। मतलब पहले आगन्य बनती है, उसके बाद अवसादी बनती है, उसके बाद कायांतरित होती है और पुनः वो मैग्मा के रूप में परिवर्तित होकर आगन्य शैल में बनती है जब धरातल पर वापस मैग्मा ज्वालामुखी उद्गार के समय बाहर आता है। तो यह चक्र सतत चलने वाली क्रिया है, इसमें बहुत लंबा समय लगता है और ये आगन्य शैल फिर से मूल स्रोत में आ जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि यह चक्र इस धरातल पर निरंतर गतिशील है। इसमें परिवर्तन होने से चट्टानों और खनिजों में भी परिवर्तन होते रहते हैं। भविष्य में हमें बहुत सारे और अच्छे खनिजों की उपलब्धता हो सकती है और नए खनिजों की खोज हो सकती है जिसका हमारे दैनिक और भौतिक स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है। अतः इस प्रकार बच्चों यह अध्याय यहीं पे समाप्त होता है और आप अपने आसपास जितने भी खनिज या आपको दृष्टिगत होते हैं, जो चट्टानें दृष्टिगत होते हैं, उन्हें इकट्ठा करने का प्रयत्न करें तथा अपनी कक्षा अध्यापिका या विषय अध्यापक से इसके बारे में चर्चा करें तथा उन्हें देखें कि वह किस प्रकार निर्मित हुई है, किस प्रकार बनी है और इसका आयु कितनी हो सकती है, क्योंकि चट्टानों को उनकी आयु के आधार पर भी उनमें पाए जाने वाले जीवाश्म के आधार पर ही पहचाना जाता है। तो यह परियोजना कार्य आप आराम से कर सकते हैं और आप में चट्टानें संग्रहण करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए जिससे आप अपनी पृथ्वी के इतिहास के बारे में आसानी से जान सकते हैं। तो जय हिंद बच्चों, आप अपने घर में होंगे और सुरक्षित होंगे।